ये बहुत बड़ा दिन आज बिहार में अगर देखा जाए तो दो सबसे बड़े इवेंट हुए। सबसे पहले से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद दूसरी बड़ी हलचल, सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंप दिया। यानी कि बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो गया है और अब सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। कल सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनने जा रहे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश ने सम्राट को माला पहना दी। बिहार की सियासत में यह बड़ा बदलाव है। आज बिहार के नए सम्राट पर बहस करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। सत्ता का नया अवतार, सम्राट के हाथों में बिहार। नीतीश के दौर का अंत, सम्राट के दौर की शुरुआत। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। बिहार की सियासत में फिर एक मोड़। बिहार बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान ने किया वो ऐलान जिसका बिहार बरसों से इंतजार कर रहा था। सम्राट चौधरी, हाँ, वही सम्राट अब बनने जा रहे हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार के नए चौधरी। नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। सम्राट चौधरी, तारापुर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज पटना के 7 नंबर बंगले के मुहाने पर खड़ा है। विरासत में राजनीति तो मिली, लेकिन पहचान खुद बनानी थी। पिता शकुनी चौधरी के अनुशासन और मां के आशीर्वाद ने सम्राट को सिखाया कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब वे इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो यकीनन उनके बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। ये सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं, ये बिहार में कमल के राज का उदय है। और बिहार के मुख्यमंत्री, तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। भावुक हैं सम्राट, जिम्मेदारी का बोझ भी है और जीत का गौरव भी। एक तरफ 2 दशक के नीतीश युग का अंत है तो दूसरी तरफ चुनौतियों का अंबार। क्या सम्राट बिहार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या ये नई पारी बिहार को विकास के उस शिखर पर ले जाएगी जिसका सपना करोड़ों आंखों ने देखा है? हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। इतिहास गवाह है, मगध की इस धरती ने हमेशा नायकों को जन्म दिया है। आज एक और नायक के राज तिलक की बारी आई है। बुधवार जब वे शपथ लेंगे तो शब्द उनके होंगे, लेकिन भावनाएं पूरे बिहार की होंगी। बुधवार सुबह 11 बजे जब सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर पड़ेंगी, तब लोक भवन में एक नया इतिहास रचा जाएगा। सम्राट चौधरी लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक नए दौर की शुरुआत, एक नए बिहार का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ इस बहस में हिस्सा बन रही हैं प्रीति शेखर जी, बीजेपी प्रवक्ता, उत्पल वल्लभ जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, दिवाकर तिवारी जी, ब्यूरो चीफ हमारे लगातार बने रहेंगे, बन बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शिशिर कौंडल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं और अभिषेक झा, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
और शुरुआत बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर जी के साथ ही करते हुए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए है। पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का। प्रीति जी, कैसा लग रहा है? और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अब तो ये क्लियर हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले आदरणीय सम्राट चौधरी जी को एनडीए विधानमंडल दल के नेता बनने की बधाई देती हूँ। और बीजेपी का मुख्यमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के बाद पुनः एनडीए के ही नेता की सर्वसम्मति बनी और वही चेहरा अब कल मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ये तमाम बिहार वासियों के लिए गौरव का दिन है। भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं के लिए ये बहुत सुखद क्षण है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने का वैसे काम प्रीति जी, हम एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप अपनी बातों को कंप्लीट करेंगे, उसके पहले मैं ये तस्वीर दर्शकों को अभी ये दिखा भी रही हूँ। और जैसा कि आप कह रही हैं, इससे समझ में ये जरूर आ रहा है कि तैयारी आप लोगों की पहले से थी, यानी कि सम्राट चौधरी मुझे लगता है पहले से तय हो गए थे। और यही वजह है कि शायद अभी जो तस्वीर दिख रही है वो सम्राट चौधरी के आवास की, और वहां पर जो उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ था अब उसे हटा दिया गया है, यानी कि अब मुख्यमंत्री का टैग वहां लगना है। प्रीति जी, देखिए शिप्रा जी, हमने कई बार आपके साथ डिबेट में जुड़ने का मौका मिला और हर बार हमने एक ही बात कही कि सम्राट चौधरी जी या कोई और चेहरा जो भी होंगे मुख्यमंत्री के रूप में, वो माननीय नीतीश कुमार जी की पसंद के होंगे। एनडीए के सभी दल के नेताओं की सर्वसम्मति से वो चुने जाएंगे। और आज यह दृश्य सबके सामने आया। प्रस्ताव विजय सिन्हा जी ने रखा और हमारे प्रदेश के पार्टी के कई माननीय नेताओं ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया और सम्राट जी हमारे पार्टी के विधानमंडल दल के नेता चुने गए। और जो विपक्षी लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि नीतीश जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया, उनको शायद ये दृश्य देखकर शायद आज अपने विचार को बदलने का मन हो रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी स्वयं वो आगे बढ़कर सम्राट जी को एनडीए विधानमंडल दल के नेता के रूप में उन्होंने प्रस्तावित ही नहीं किया, बल्कि उनको माला पहनाते हुए उन्होंने सबसे अपील की कि इनके लिए ताली बजाइए। और ये उनके अंदर की प्रसन्नता का भाव था, उनके अंदर एक विश्वास का भाव था, उनके अंदर यह भाव था कि अब आने वाले समय में उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम एनडीए के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी करेंगे। यह भाव नीतीश कुमार जी के अंदर था। चलिए, विपक्ष के से आप सवाल पूछने, तो मैं उनसे सवाल पूछूंगी। हाँ, बस मैं 30 सेकंड और लूंगी। मेरा बस एक और विषय है कि आज बिहार में जो बदलाव हुआ है, वो भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो कार्य करेंगे, लेकिन उनके लिए पद कभी भी मायने नहीं रखता। उनका जो कद है और उनकी जो अहमियत है बिहार वासियों के दिल में, वो कभी कम नहीं हो सकती। और आज उन्होंने जो नजीर पेश किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर एनडीए के एक सम्मानित नेता को इस पद पर बैठाने का काम किया है। बिहार के इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा और हम सबों को गर्व होगा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ा योगदान तो उनका बिहार में रहा ही है। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आज सब कुछ तय हो गया और आज काफी भावनात्मक पल भी हमने देखा जब कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। काफी भावुक थे नेता सब भी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अब वो हमारे सीएम अब नहीं रहेंगे और सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। तो कैसा आज का पूरा दिन आपको लगा? और सम्राट चौधरी क्योंकि नए मुख्यमंत्री होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज बहुत भावनात्मक दिन है हमारे लिए और एक भावनात्मक पल भी है। सबसे पहले तो एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को चुने जाने पर हम उनको अपनी तरफ से, पूरे एनडीए परिवार की तरफ से और बिहार के आम जनमानस की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कल मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में निश्चित रूप से उनका भी कार्यकाल बहुत शानदार रहेगा और बिहार जिस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें एक नया अध्याय सम्राट चौधरी जी जोड़ेंगे। साथ ही साथ आज पूरे बिहार के लोगों की भावना एक जैसी है और हम सब इस बात को समझते हैं कि नीतीश जी के इस्तीफे के साथ बिहार जिस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, उसके एक
स्वर्णिम अध्याय की समाप्ति नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम अध्याय आज पूर्ण हुआ है। नीतीश कुमार जी के इस अध्याय के साथ उनकी शुचिता, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और उनके समर्पण को पूरा बिहार नम आंखों से हमेशा याद करेगा। हमने बिहार को उस दौर में भी देखा है। उस दौर से बिहार को बाहर निकालना एक कड़ी चुनौती थी, बिहार को सजाना संवारना भी एक कड़ी चुनौती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबके सहयोग के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत किया है। उनकी इस तपस्या को, उनके इस समर्पण को बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। आने वाले समय में नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार निश्चित रूप से चलेगी। न्याय के साथ विकास का जो एजेंडा जिस तरह से नीतीश जी ने स्थापित किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा। लोग राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में वादा करते हैं, लेकिन नीतीश जी ने कमिटमेंट किया। क्या जेडीयू से डिप्टी सीएम होगा, ये भी चर्चा है, इसमें क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार जी के विषय में बहुत तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन आपने देखा है कि एनडीए समन्वय का गठबंधन है, और जब समन्वय होता है तो सारी चीजें समय के साथ बहुत बेहतर तरीके से तय कर ली जाती हैं, और आपके माध्यम से ही जनता तक ये खबरें पहुंच जाती हैं। जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, उसका उत्तर इस डिबेट पे दे पाना संभव नहीं है। आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से फैसला किया जाएगा और आप तक ये बातें पहुंचेंगी। एक बात याद है कि जिस तरह से सबको याद रखनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 इसकी बानगी बना, 7 निश्चय पार्ट 3 का फाउंडेशन नीतीश जी ने ले किया, और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी उसको आगे लेकर के चलेंगे। और आने वाले समय में आपको एक सुखद तस्वीर निश्चित रूप से दिखेगी। नम आंखों से लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ आखिरी कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया, भाग लिया। बिहार के लोग भी बहुत नम आंखों से उनको मुख्यमंत्री के रूप में विदाई दे रहे हैं। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब इंसान बहुत अच्छी फॉर्म में होता है तो कभी किसी पद को नहीं छोड़ता है। हमने हमेशा देखा है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी भी खेल की बात करें, राजनीति की बात करें, लोग किसी भी पद का त्याग तब करते हैं जब वो अच्छे फॉर्म में नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने इस राजनीतिक जीवन के अध्याय में फिर से एक स्वर्णिम चैप्टर जोड़ा और दिखाया कि जनता ने जब सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से उनको नवाजा, उनको मैंडेट दिया, तब नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत रूप से यह फैसला किया कि अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना योगदान देना है। उत्पल वल्लभ जी, देखिए सब कुछ सही तरीके से हो गया और नीतीश कुमार की पसंद है सम्राट चौधरी, और कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार के पसंद से ही मुख्यमंत्री जो है अगला बिहार का बनेगा। उत्पल जी, बधाई देंगे ना आप सम्राट चौधरी को? सबसे पहले तो देशवासियों को बाबा साहब की 135वीं जन्मोत्सव की बधाई, और दूसरा विशेष तौर पे बिहार वासियों को नए सीएम के लिए और सम्राट चौधरी जी को भी शुभकामना कि वो बिहार को बढ़िया से चलाए। अब जो बात आप कह रही थी कि सब कुछ बढ़िया से हो गया, तो ये चुनाव पूर्व ही तय हो गया था। ये चुनाव पूर्व ही तय हो गया था, और हम लोग भी कह रहे थे और अमित शाह जी भी कहे थे कि एनडीए के विधायक दल का बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो ये पहले भी था, और बाद में नीतीश जी का जो भी कह रहे हैं, खैर चलिए राज्यसभा जाने की बात तो वो भी हुआ। और जिस तरह से अभी देखेंगे कि अभिषेक झा जी भी बहुत मायूस हैं, कई सीनियर नेता तो रो रहे हैं। तो खैर नीतीश जी के लिए जो भी रो रहे हैं, अब जो कुछ भी ये कह रहे हैं, ये बात स्पष्ट नहीं है कि राज्यसभा जाना और ये तमाम चीजें। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार जिस तरह से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को पहले ही निपटाने का जो पूरा प्रोग्राम बनाया, उसमें सफलता और सफाई पूर्वक ये काम कर ली। अच्छा जी, शिशिर जी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? बेसिकली सबसे पहले तो मैं सूबे के नए मुखिया चुने जाने पे सम्राट चौधरी जी को बधाई देता हूं, और बधाई भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात के लिए कि बिहार ज्ञान की धरती के रूप में पूरे देश का, पूरे विश्व में जाना जाता है। वहां 7वें पास मुख्यमंत्री दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और एक बात और के लिए बधाई
कि भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी करके लालू जी और उनके परिवार को और उनके कुनबे को गाली देती रही है। भांति भांति के ऑर्नामेंटल लैंग्वेज प्रयोग जो है वो किए जाते रहे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा, लेकिन एक लालू की पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति, वहां उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के से निकले हुए छात्र को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने लालू की पाठशाला के छात्र पर भरोसा जताया। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और खास तौर से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भाजपा और जेडीयू के लोग ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का कल लालू जी के लिए प्रयोग करते थे, थोड़ा संयम में रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। दूसरी बात मैं इससे इतर बताना चाहूंगा शिप्रा जी कि जैसा कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन नीतीश बाबू के लिए तो है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये स्थिति उत्पन्न हो गई 25 से 30 फिर से नीतीश, तो क्या देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? या मैं पूछना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, या फिर पूरा एनडीए कुनबा झूठ बोलता है कि जिस चेहरे पे मैंडेट मिला और खास तौर से मंच से चिल्ला चिल्ला करके जनता के बीच इस नारे को जिसने गढ़ा था और वो दिया गया, और उसके बाद शिशिर जी फिर जो यहाँ पे तो बात हश्र वही हुआ आती है और जिस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न हुई, राजनीतिक स्थितियां, क्या नहीं, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं शिप्रा जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि क्या एनडीए का पूरा कुनबा झूठ बोलता है? क्या ये सारे के सारे लोग झूठे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज बिहार की जनता, ठीक है, जल्दी से जवाब छोटा सा मैं प्रीति जी से लूंगी, फिर और मैं बाकी डॉक्टर संजय के पास जाऊंगी। ठीक है शिप्रा जी, शिशिर कौंडिल्य जी को शायद ये जानकारी होनी चाहिए जिस पाठशाला की ये बात कर रहे हैं। हाँ, दरअसल एक और पाठशाला थी लोहिया जी की, जयप्रकाश नारायण जी की, जहाँ की ये सब जितने बिहार के माननीय नेतागण हैं सभी उन्हीं की उपज हैं। लेकिन समाजवाद का नारा देते देते कांग्रेस और आरजेडी कैसे वो सब, अरे भाई जरा इनको कहिए होमवर्क करके आ जाए, ऐसे ही बैठ जाती हैं, कुछ भी बोलने लगती हैं। कैसे लिप्त हो गया ये वो बताएंगे। ऐसे और कौन कहाँ के प्रोडक्ट हैं सब लोग। सम्राट चौधरी जी के विषय में लोहिया, सुन लीजिए पहले, उससे पहले आप भी सम्राट चौधरी जी के विषय में बात होगी तो फिर लोहिया कहाँ से आ गए? कांग्रेस के खिलाफ गजब स्थिति है भाई। जनता दल में, अरे होमवर्क करके आइए थोड़ा, उसके बाद बात रखिए। जनता दल था भी नहीं, कुछ भी बोलते रहती हैं वैसे ही। जिसके खिलाफ आज वाम दल आपके खिलाफ में थी, आज आपके साथ है। ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस हिसाब से आप अपने विचारों को रखते हैं यहाँ पर, लेकिन वो जो पाठशाला की बात कर रहे हैं ना, उस पर थोड़ा और आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर संजय, एक बात शिप्रा जी, एक बात, सम्राट चौधरी जी डैशिंग लीडर हैं। सम्राट चौधरी जी सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। ठीक है। सम्राट जी जब विपक्ष में रहते हैं तो वो उनका विपक्ष के रूप में एक बहुत अच्छी भूमिका में वो रहते हैं, और जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो सबके कल्याण की बात करते हैं। अब ये तो सभी देखेंगे कि आगे वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका होता है। हमारे साथ डॉक्टर संजय भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर संजय, आप सुबह से आज पूरी हलचल पर आपने नजर बनाया था और न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया था, बता भी दिया था कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे, और अब ये कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी जरूर है उनके सामने, क्योंकि एक नीतीश युग का अंत और सम्राट युग की अगर शुरुआत हो रही है तो चुनौती भी ढेर सारी है। डॉक्टर संजय, तो ये देखिए जो हमारा बिहार है तो है ही ना, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने ब्लूप्रिंट और रोडमैप तैयार कर दिया है 25 से 30 का, आकार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से बिहार गुजर रहा है, ये तो सच है। एक बड़ा इन्होंने ये किया है, वादा किया है जनता से, इसी वजह से तो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे बिहार को। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ी चुनौती होगी, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की बात है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में परफॉर्म करने की जरूरत है,
हायर एजुकेशन जहां कोलैप्स है वहां क्वालिटी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक कैसे ये पटरी पर लाएंगे। केवल वो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है या पढ़ाई भी होगी, तो ये सारी चुनौतियां इनके जिम्मे होगी। ऐसा नहीं है कि अगर जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने इनको दिया कि ठीक है अलायंस पार्टनर के तौर पर ही बार बार अगर बीजेपी ने हमें सत्ता के केंद्र में रखा या मुखिया के तौर पर हमें चुनते रहा, इस बार जिम्मेवारी बीजेपी अपने कंधों पर ले। लेकिन ये बिहार जिस तरह की यहाँ की स्थिति है, उस स्थिति में जब तक केंद्र का सहयोग नहीं होगा, विजन के साथ जब तक काम नहीं होगा, चूंकि कह रहे थे सम्राट चौधरी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि गवर्नेंस मैंने सीखा है सरकार में रह करके। सीखना और उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, निर्णय लेना, ये सारे काम तो है ही ना, जो बिहार को लेकर के एक बड़ा चुनौती इनको सामना करना पड़ेगा। देखते हैं कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और विपक्ष हमलावर हो जाता है, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार के हिस्से में भी आएगी कि नहीं। कई पायदान में जो भी 14, 15, 16 इंडेक्स हैं, उस इंडेक्स में बिहार ने भी 2 कदम आगे बढ़ा है। तो चुनौतियां तो है, ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारी अगर मिली है सूबे के मुखिया के तौर पर तो चुनौतियों से बिहार निकल गया। चुनौतियां तो है ही। थोड़ा आज तो कल तो हम लोग ब्लेसिंग अभी करेंगे कि चलिए भाई कंग्रेचुलेट करते हैं बिहार के नए सीएम के तौर पर, लेकिन चुनौतियां तो है और उसकी भी समीक्षा हम लोग करेंगे अगले डिबेट। जी जी वन बिहारी जी, आज सफल हुए कहाँ सफल नहीं, घटनाक्रम को आपने देखा और आज मुख्य तौर देखा जाए तो 2 बड़े इवेंट हुए। पहला तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और दूसरा कि अब नई सरकार का प्रस्ताव जो है वो दे दिया गया है और कल शपथ ग्रहण है। कैसे देख रहे हैं अब इस सम्राट युग के शुरुआत को आप? देखिए, बेहद लंबे समय के बाद बिहार में नीतीश युग समाप्त हुआ है। नीतीश कुमार 20 वर्षों से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे और अपने इस इतने बड़े लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार अलग अलग रूप में जनता के सामने आए। देखिए, प्रारंभिक कार्यकाल 2005 से अगर देखते हैं तो 2005 से लेकर 12 तक विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से बेहतर तरीके से होता दिखता रहा। लेकिन 13 के बाद 13 से स्थितियां अनुकूल नहीं रही विकास योजनाओं की। बिहार नीतीश कुमार 2015 के बाद से लेकर 2025 तक बिहार में भ्रष्टाचार और बेलगाम नौकरशाही का बोलबाला रहा। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये भाजपा भी जब विपक्ष में रही है नीतीश कुमार के, तो उन्होंने भाजपा के बतौर विपक्ष भाजपा भी यह सवाल उठाते रही है बेलगाम अफसरशाही की, और राजद कांग्रेस भी लगाते रहे हैं। तो सम्राट चौधरी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो ये एक ही सिस्टम जो 20 वर्षों से चला आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह सिस्टम कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी अन्य प्रभाव में फंसा हुआ है। तो उस सिस्टम को पूरी तरीके से नए कलेवर में ढालना पड़ेगा। देखिए, सभी जानते हैं कि 2020 के बाद बिहार सरकार कैसे चल रही है, विभागीय योजनाओं का क्या हाल है, अफसरशाही किस प्रकार हावी है, बिहार सरकार में मंत्रियों की कितनी चलती रही है, यह भी सब लोग जानते हैं। 3 बार बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र जारी करना पड़ा सर्कुलर की तरह कि जनप्रतिनिधियों को ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सम्मान दें। यह ऑफिशियल पत्र 3 बार जारी करना पड़ा, 21 में, 23 में, 2018 में। तो सम्राट चौधरी के समक्ष एक जो बिहार उन्हें विरासत में नीतीश कुमार के मिला है, नीतीश कुमार के सहमति से उन्हें जो एनडीए का विधायक दल का नेता बनाया गया है, तो चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना करके, उन चुनौतियों को पराजित करके ही सम्राट जो है यह साबित कर पाएंगे कि बिहार में उन्होंने सम्राट युग का शुरुआत किया है। अगर वे उसी परंपरा, उसी व्यवस्था के द्योतक रहे और वाहक रहे, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर उनके ही कार्यकाल में कठिनाइयां ज्यादा उपजेंगी। तो बिहार को निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने बेहद अच्छा काम किया है, लेकिन चूंकि कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, तो इस कार्यकाल के आड़ में सरकारी तंत्र में बहुत ज्यादा माफियागिरी भी विकसित हुई है। आप देख सकती हैं बिहार में जितने भी एजेंसियां हैं,
ईओयू है, एसबीयू है, लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो सामने तय है ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, जिन पे कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने अकूत धन संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित किया है, वह इसी सरकार में उन्होंने अर्जित किया है। तो इन सभी चीजों को चुनौती के रूप में सम्राट चौधरी को लेना पड़ेगा और धीरे धीरे सम्राट चौधरी का इन सभी चुनौतियों को पराजित करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए सम्राट युग बेहद शुभ रहेगा। बिल्कुल दिवाकर जी, अब इस पूरे चीजों को अगर हम समझें, क्योंकि जैसा कि हम पहले से ही इस पर बात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एक नई जनरेशन जो है, अब युवा नई पीढ़ी जो है बिहार को आगे ले जाएगी। हालांकि उस जोड़ी की भी बात हो रही थी, सम्राट और निशांत की जोड़ी की, हालांकि उसमें अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सम्राट चौधरी तो क्लियर हो चुके हैं कि वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनौतियों की भी बात हो रही है, तो अब इस बड़े बदलाव को बिहार जो है वो किस तरीके से देखेगा और बिहार कैसे अब और आगे विकास की ओर बढ़ेगा? देखिए, बिहार हमेशा से प्रतिभाओं से भरा हुआ प्रदेश रहा है। अगर अतीत के नायकों को भी देखिए, अगर सम्राट चौधरी को प्रेरणा लेनी है तो उन नायकों से प्रेरणा ले सकते हैं। और बिहार हमेशा ही अंधेरे में रोशनी खोजने का काम करता है। अगर यहाँ के छात्रों को देखें, कम संसाधनों में वो अपने करियर को बनाते हैं और जब महानगरों में जाते हैं तो वो महानगरों के उन लड़कों से कॉम्पीट करते हैं जो संसाधनों से लैस होते हैं। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक दशक पीछे उस क्षेत्र में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के नायक उभर कर सामने आएंगे। ईशान किशन की बात कर रहा हूं मैं। क्रिकेट जगत में आप देखिए कि किस तरीके से नाउम्मीदी थी, लेकिन अभी कल ही देखिए कि एक और चेहरा उभर कर सामने आया, साकिब। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार का कार्यकाल निसंदेह जो है बेहतरीन रहा और नीतीश कुमार अपने ही कार्यकाल से जो है चुनौतियां लेते रहे हैं। उनका जो पहला 2005 से 10 का कार्यकाल रहा है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर और आधारभूत संरचनाओं को लेकर बिहार में नाउम्मीदी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने रातों रात जो है एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो नीतीश कुमार की तुलना हमेशा से अपने कार्यकाल से ही होती रही। बाद के 5-10 सालों को देख लें तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास जो है बहुमत का आंकड़ा भी है। एनडीए की जो सरकार है, बहुमत के आंकड़ों में कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी को अब जो है बड़ा वक्त मिला है, कहें कि 4.5 साल से ज़्यादा वक्त मिला है। अगर सम्राट चौधरी समस्याओं को दुरुस्त करना चाहते हैं, बुनियादी सुविधाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, हर ज़िले को सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके सामने सुनहरा फ्यूचर है। और अगर उन्होंने अंधेरे से रोशनी तलाश ली तो वो भी जो है उन नायकों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने अंधेरे से रोशनी तलाशी है। बिल्कुल। और क्योंकि हम उनकी चुनौती की बात कर रहे हैं प्रीति जी, और देखिए नो डाउट आप लोग, नीतीश कुमार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बिहार में रहा, विकास की ओर आप लोग आगे ले गए, लेकिन बहुत चीज़ों की कमी अभी भी बनी हुई है। बात हम पलायन की करें, बात हम इंडस्ट्री की करें, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कैसे अब सरकार का क्या रोड मैप होगा, क्या हम नया तेवर सम्राट चौधरी का देखेंगे इसमें? सिप्रा जी, देखिए, आदरणीय सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता चुने गए हैं और अब जो बिहार की जो जरूरतें हैं, चाहे औद्योगिकरण की बात हो, चाहे यहाँ पर पलायन रोकने की बात हो, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात हो, हर लोगों के हाथ में रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो और एक आम नागरिकों को जन सुविधा देने की बात हो, हम इन सभी चीजों पर हमारी एनडीए की सरकार कार्य करेगी। उसमें नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन होगा और सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व होगा। एनडीए के सभी हमारे सम्मानित विधायकों का और यहाँ की जनता का सहयोग होगा। और देखिए, एनडीए का जो संकल्प है कि हम सब लोग कोई, मतलब हमारे लिए कोई सत्ता कोई वन शॉट डील नहीं है कि हम सिर्फ आज चुनाव है तो फिर हम आ गए अपने एजेंडे के साथ और फिर जो सत्ता हमने पा लिया उसके बाद हमने अपना काम खत्म कर दिया। हमारा जो संगठन है और खासकर जो एनडीए है, उसकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को हम विकसित श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे और पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए और खासकर 2047 में
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। और आपने देखा होगा कि आज नीतीश कुमार जी ने भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी काम है अब ये सब लोग मिलकर संभालेंगे और जो इन कामों को आगे बढ़ाएंगे और मेरा मार्गदर्शन रहेगा। तो हमारे लिए जो भी चुनौतियां हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं और इस बार खासकर बहनों की जो अपेक्षाएं हैं इस सरकार को लेकर बड़ी संख्या में हमारी बहनों ने दो बड़े मुद्दे जो मुझे लगते हैं प्रीति जी, इसमें शराबबंदी एक बहुत बड़ा चैलेंज और दूसरा ये कानून व्यवस्था तो है ही, क्योंकि आए दिन अभी अपराध की घटनाएं सामने आती ही हैं, आप भी उसको समझ पा रही होंगी। तो लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि ये नीतीश कुमार की भी यूएसपी यही रही है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू इसलिए भी कहा गया, तो ये बहुत बड़ी चुनौती, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, सम्राट चौधरी जी को बतौर गृह मंत्री भी कार्य करने का लंबा अनुभव रहा इस सरकार में, और इस चुनौती से वो बहुत अच्छे तरीके से निपटेंगे। और अपराध का संरक्षण करने वाले लोग निश्चित तौर पर एनडीए के जीरो टॉलरेंस नीति को देखते हुए वो उनको कोई भी अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। कोई व्यक्तिगत मामलों की बात हो, बड़ा अपराध हो जाए, पारिवारिक विवाद कोई हो जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन कोई भी ऐसी आपराधिक घटनाएं जो संगठित होती हो, शिशिर जी, मतलब देखिए नए चैलेंज के लिए सम्राट चौधरी पूरी तरीके से तैयार तोड़ने का काम सम्राट चौधरी जी करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर पहले से भी दुरुस्त रहा है हमारी सरकार में। शिशिर जी, इस बात का एनडीए के संकल्प में ही इस बात को स्पष्ट किया गया है। और नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी दोनों मिलकर प्रवचन का बंद करवाइए। शिशिर जी, अब ये चैलेंज क्या है ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, जी 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 जी, मैं वही कह रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बेसिकली जिस व्यक्ति के पास न ज्ञान है, न विजन है, न एजुकेशन है, उस हाफी डिफिट छाप व्यक्ति से अपेक्षा करे बिहार, ये थोड़ा मुझे मतलब अदरवाइज लगता है। और अभी तो एक हाइपोथेटिकल बात और आ रही है शिप्रा जी, मैं भी सुन रहा था, 2047 का विकसित भारत। भाई क्या है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हाइपोथेसिस में बात करती है, वो विकसित भारत की बात करती है कि 2047 में विकसित बना देंगे, रातों रात इनकलाब ले आएंगे। पहले 5 साल का रोड मैप तो बनाओ, पहले 5 वर्षों का जनता के सामने तो रोड मैप दो कि पहले 5 वर्षों में ये करेंगे, फिर अगले 5 वर्षों में ये होगा, फिर उसके अगले वर्षों में ये होगा। ये ऐसे होता है कहीं? इस हिसाब से कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन तब तो क्या है कि भाई चुनाव के दौरान भी जनता को भ्रम में डाला झूठ बोल करके इन लोगों ने, और फिर भ्रम में डाल रहे हैं अपने ऑर्नामेंटल लच्छेदार भाषणों से। जनता बेचारी भोली है, वो इनके भ्रम में फंस जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के इनके पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन करने को कोई रोड मैप नहीं है। शिप्रा जी, ये हम लोग वर्षों से देख रहे हैं और आगे भी यही स्थिति होगी। ये जो है वो ये डिसाइडेड है। अच्छा, अभिषेक जी, ये एजुकेशन पर सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष का ये कहना है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग भी तेजस्वी यादव के पर बहुत सवाल उठाते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के। आज का दिन इन मसलों पर विशेष चर्चा करने का नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे विपक्ष के साथी बहुत हतोत्साहित हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, रोड मैप की बात कर रहे हैं, अपेक्षाओं आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, जो लोग हमेशा तेजस्वी यादव जी के पिछलग्गू बनना स्वीकार करते हैं। अरे भाई, आपके एमएलएस कितने हैं? जनता ने आपके रोड मैप पर कितना भरोसा किया है? आपके पास क्या नेतृत्व है? कुछ भी नहीं। अच्छा लगता अगर सकारात्मक विपक्ष की आज भूमिका निभाते, सम्राट चौधरी जी को बधाई देते, नीतीश कुमार जी के सफल कार्यकाल के समापन पर उनको शुभकामनाएं देते और कहते कि हां, एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे सम्राट चौधरी जी, और जब भी जनता के बुनियादी सवाल आएंगे आपको आईना दिखाने का भी काम करेंगे। तो किस तरह की ओछी अनर्गल टिप्पणियां हो रही हैं। खैर, हम समझ सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के इसी स्तर को प्रदर्शित करते करते आज कांग्रेस पार्टी फिर से इस बिहार के अंदर विलुप्ति की कगार पर चली आई है,
6 MLA जीत कर आते हैं। पता नहीं, ये तो खुद अवलोकन नहीं कर पाएंगे कि 6 के 6 इनके साथ हैं भी कि नहीं है। वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह के राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो हमें लगता है कि आज इन मसलों पर चर्चा करने का दिन नहीं है। ठीक है, इनके फ्रस्ट्रेशन को सेटिस्फाई करने का दिन नहीं है। और हमें लगता है क्या है कि फ्रस्ट्रेशन में कौन है, कौन सी पार्टी है, ये सबको पता है क्या ना शिप्रा जी की जब सरकार का गठन हुआ तब से 2 महीने का हनीमून पीरियड इनको मिला था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, सम्राट चौधरी उसी मंत्रिमंडल में शामिल थे। कोई अलग से सम्राट चौधरी अवतरित नहीं हुए हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि किस हिसाब से जो है, और अभी तो बहुत सारी बातें वन बिहारी जी जो आपके पैनलिस्ट हैं उन्होंने गिनवा भी दिया जी कि नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा पॉलिटिकल ऑफेंस किया है इस देश में और खासतौर से बिहार में। इतने बड़े पॉलिटिकल ऑफेंडर रहे हैं नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी उसके बराबर के भागीदार रहे हैं कि जहां पे जो है जिस ऑफेंस की सजा CRPC और IPC में भी नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो इनका कहना है कि बधाई देते, मैंने पूर्व में शायद पूर्व की लाइनें नहीं सुनी, हमने बधाई दिया है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं जताया, 10,000 रुपए का 5.5 रुपया रोज होता है शिप्रा जी। जनता के हिसाब किताब में जो है वो क्लियर है। इसीलिए कुल मिलाकर के जिस भरोसे की बात कर रहे हैं वहां बेईमानी है और उस बेईमानी का हम लोग पूर्व में भी विरोध कर रहे थे और आज भी विरोध कर रहे हैं। जल्दी जवाब देती हूं, फिर मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। जनता के इश्यूज पे हम सड़क से लेकर के सदन तक आपके कार्यों का जो है अवलोकन करेंगे और उसका समर्थन और विरोध दोनों का। अभिषेक जी, हाँ, जिस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हो उस पार्टी के लोग कितने विचारवान हो सकते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, कब किस मुद्दे को कहां उठाना है, इसका प्रदर्शन हम यदा कदा देखते रहते हैं। और यही हिसाब किताब करते करते तो कांग्रेस पार्टी आज किस परिस्थिति में इस बिहार के अंदर पहुंच चुकी है, इसका अवलोकन इनको करना चाहिए। आज दिन बड़ा है, 2 बड़ी पॉलिटिकल गतिविधियां हुई हैं। हम नहीं टिप्पणी करना चाहते थे लेकिन इन्होंने मजबूर किया है। हम तो कहेंगे कि अब तो आपके पास और बड़ी चुनौती होगी। सशक्त इंडिया आपके सामने है, विश्लेषण करिए, अवलोकन करिए, देखिए कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को बचाना ही शायद आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बिहार के अंदर साबित होगी। हम आपसे कहेंगे आज का दिन है, छोड़ दीजिए फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करने के लिए आपके पास बहुत समय मिलेगा, आपके पास बहुत समय मिलेगा। और इतनी प्रबल आपकी विचारधारा होती तो जनता भी शायद आप पर जरूर विचार करती, लेकिन विचार करने को जनता तक तैयार नहीं है। आपके जीते हुए विधायक आप पर भरोसा नहीं करते, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना गिरा रहता है। हम तो आपको नसीहत देंगे, आज का दिन बड़ा है, रहने दीजिए, कल से फिर इस फ्रस्ट्रेशन पे बहस करेंगे हम लोग। फिर जहां आप अवलोकन की बात होगी, आपकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में बचेगा कि नहीं बचेगा, हम इस पर भी बखूबी चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। कोशिश करिए, बड़ा दिन है, इस भी अस्तित्व में सवाल खड़े होंगे सकारात्मक और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। बेबुनियाद सवाल, बेबुनियाद मुद्दे जनता कभी पसंद नहीं करती है। तो ये डॉक्टर संजय, किसी भी सरकार की जो दूरदर्शी सोच है उससे पता चल जाता है कि सरकार का कामकाज आगे कैसा होने वाला है। 100 दिनों का एक टारगेट भी अभी एक नया ट्रेंड है जिसमें कहा था कि बस 100 दिन हमें दीजिए, उसके बाद ये कुछ चेंज जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्या लगता है ये कैसा इस बार का ट्रेंड जो है वो बिहार में रहने वाला है, नई सरकार का रहने वाला है कामकाज के हिसाब से? चूंकि नीतीश कुमार जी के बाद सम्राट चौधरी जी को जिम्मेवारी मिली है तो कंपेयर तो वो नीतीश कुमार जी के कालखंड से ही करेंगे। हाँ। और नीतीश कुमार जी जो बेहतर किया है वो कतारों में जो साइकिल लेकर के लड़कियां स्कूल जाती हैं वो दृश्य है बिहार का। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ है। अगर महिला कंस्टिट्यूएंसी बनी है अलग से, जो महिलाएं रसोई से बाहर नहीं निकलती थी, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक स्वावलंबी महिलाओं की तस्वीर वर्ल्ड लेवल पर अगर बिहार की दिखी है तो एक चुनौती तो है ना, और एक टास्क भी है इनके ऊपर कि क्या बिहार की जिम्मेवारी हमें मिल गई। ठीक है, गठबंधन में मिल गई। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, कौन कैमी पास है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके कमिटमेंट क्या है। इसी देश में एक बड़े राजनेता हुए, स्टेट्समैन उनको कहता हूं, के कामराज,
5वीं पास थे, जी जी, 2 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको तमिल के अलावा अंग्रेजी हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने साबित किया। मिड डे मील उन्हीं का प्रोजेक्ट था जो पूरे देश ने अपनाया, मिड डे मील। तो ऐसा नहीं है कि वो कैमी पास है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी निष्ठा क्या है, उनके विजन क्या है और अपने वर्क के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन क्या है। अगर सम्राट चौधरी जी को लगेगा कि बीजेपी को इतने दिनों के बाद, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे ना कि कितने लोगों की जवानी चली गई और कितने लोगों ने जिंदगी खपा दिया, उसके बाद सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिला है, तो लोगों की सपने भी हैं और आकांक्षा भी है। सम्राट चौधरी जी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अगर जनता की इच्छा और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो शायद निराशा होगी लोगों को। इसलिए कभी कभी जो कहते हैं ना कि उत्तरदायित्व का बोध जो होता है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन भी लूंगी। वन विहारी जी, देखिए सम्राट चौधरी के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है तो मदद भी उतनी ही मिलेगी अगर देखा जाए तो। जल्दी से जवाब दीजिएगा वन विहारी जी, समय की थोड़ी कमी जी। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाया है कि डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को रोक दिया गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बातें राजनीतिक गलियारों में ही ज्यादा उठ रही थी। तो निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कल के बाद उनका कार्यकाल आरंभ होता कल के दिन से, तो बिहार में जो स्थिति अभी बिहार के राजकोष की स्थिति है तत्काल, वह स्थिति जो है वह जरूर सुधरेगी, केंद्र से मदद मिलेगा और जो योजनाएं लंबित है, जहां जहां काम होना है और फंड के अभाव में नहीं हो रहा है, तो भाजपा कम से कम यह दिखाने के लिए कि भाजपा के मुख्यमंत्री आने के बाद विकास के आयाम को किस प्रकार की गति मिली, कम से कम इसी बहाने बिहार में केंद्रीय फंड से ही सही विकास की योजनाएं थोड़ा ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी, जिससे बिहार को निश्चित तौर पे बिहार वासियों को भी लाभ मिलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? लग रहा है डबल इंजन की सरकार तो पहले से थी, लेकिन अब तक जी डबल इंजन की सरकार थी और ड्राइविंग सीट पर अब तक नीतीश कुमार ही बैठे थे, अभी तो उतरे हैं और कल बैठना है सम्राट चौधरी को, तो वक्त देना होगा। सम्राट चौधरी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो देखना होगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, स्लो चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, संतुलित तरीके से चलाते हैं, तो अभी तो वक्त देना होगा। फिर उसके बाद जो है आलोचना भी होगी, जो काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि 14 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीद है उनके कंधे पर, और आज नीतीश कुमार ने उनके उन्हीं कंधों पर हाथ रखा है जिन कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, लास्ट कमेंट उत्पल जी से ले लेते हैं जल्दी से। उत्पल जी, तो अब इंतजार आप लोग को रहेगा सम्राट चौधरी के परफॉर्मेंस का और उसके बाद आकलन करेंगे, या अभी से शुरू हो गए आकलन करना?